मुझे बात बताएं, ये जो डाकू हैं, इनका एहतसाब कौन करेगा? आज तक तो ये एहतसाब एक्ट सामने लेके नहीं आए। आपको इस वक़्त कौन स्पॉन्सर कर रहा है और क्यों कर रहा है? वो राह वाले अच्छे हैं कि जो आज़ाद कश्मीर के अंदर उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं जो अवाम के लिए सस्ता आटा, सस्ती बिजली और उनके बुनियादी हकूक़ की बात कर रहे हैं। इसकी आड़ में ये तहरीक जो खुद मुख्तियार कश्मीर रखने वाले जज़्बात हैं उनको उजागर कर रहा है, उनको प्रमोट कर रहा है। कि लोगों को नज़र आ रहा है यार, ये जो लोग हैं ये हमारे लिए मसीहा हैं। इन्होंने सस्ती बिजली और सस्ता आटा लिया हुआ है। कि ये कामयाबी नवारुल हक साहब की है। ये किस कश्मीर की बात कर रहे हैं, किस रियासत की बात कर रहे हैं जो 5,000 2019 रुपये का सौदा कर चुके हैं? हमारे सियासतदान तो कहते हैं कि ये क्या है बिजली आटा। तो ये 70 सालों के अंदर जो है ना, ये सिर्फ मसला कश्मीर उजागर करते रहे, जिसका मैंडेट ही नहीं इनके पास। आप मुज़फ़्फ़राबाद में टैक्स नहीं देते, उसको लेके ब्लैकमेल करते हैं हुकूमत को। तो दादे के वक़्त जब आप अभी पैदा भी नहीं हुए थे पोता साहब, तो उस वक़्त दादे की जो हैसियत थी ना, आज आपके जो साथियों में, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये एहसासें आपने कहाँ से लाए। क्या आपने अभी आउट ऑफ द स्टेट भी इंतशार फैलाना शुरू कर मुझे दिया? बताएं, आईनी तरमीम से पहले 12 से 13 मिनिस्टर लागू होते थे। इन नौसरबाजों ने इकट्ठे होके उसमें तरमीम की और 26 मिनिस्टरों पे लेके चले गए उसको। आपके ऊपर इंडिया से फंडिंग के भी इल्ज़ामात लगाए गए। हमारा ये वज़ीर आज़म है, जिसको हम चौधरी अनवारुल हक के नाम से पुकारते हैं। अगर वो ये झूठा इल्ज़ाम लगाए और फिर उसको वो साबित भी ना कर सके वो झूठ है या सच है, तो ये शर्म का मुकाम। जिस वक़्त इन्होंने अपनी चीज़ें तय करनी होती हैं, रातों रात रिक्विज़िशन जमा होती है, सुबह इनकी पेंशन, इनकी तनख्वाहों में इज़ाफ़े का बिल पास हो जाता है। जब पब्लिक की बात करनी होती है, उस वक़्त कोई एक मिनिस्टर उठेगा, वो उस पे एतराज़ कर देगा। और यहाँ पे हमारे अस्पताल सिर्फ रेफर कार्डा बने हुए हैं। मीरपुर भेजेंगे शिफ्ट पिंडी, मुजफ्फराबाद भेजेंगे अस्पताल में शिफ्ट पिंडी, रावलाकोट भेजेंगे शिफ्ट पिंडी। आज मैं आपके चैनल के तरफ से ये ओपन चैलेंज करता हूँ। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहसिन खालिद और आज हमारे साथ मौजूद हैं मेंबर जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जनाब शौकत नवाज मीर साहब। सर, बहुत खुशामदीद आपको हमारे इस कैजुअल टॉक में। मेहरबानी सर। अभी आपने एक कॉन्फ्रेंस की जिसका अनवान था हक़ मलकियत, हक़ हुक्मरानी। आप मुझे ये बताएं कि ये बाकायदा तौर पर एक तहरीक शुरू कर रहे हैं या फिर ये सिर्फ एक कॉन्फ्रेंस थी? सर ये कॉन्फ्रेंसेस आज की तो नहीं है, ये तो काफ़ी अरसे से जा रही हैं। और ये तहरीक भी जो है पौने तकरीबन 2 साल का अरसा हो गया है इसको, कि ये तहरीक की शक्ल इख्तियार कर गई है ये। बेसिकली ये तहरीक पूंछ डिवीज़न से स्टार्ट हुई थी, सस्ता आटा, सस्ती बिजली के नाम पे। और फिर जब इसके अंदर पूरे आज़ाद कश्मीर के लोग इकट्ठे हुए, तो फिर हम सब बैठे, हमने मशवरा किया, तो हम एक चार्टर ऑफ डिमांड हमने बनाया। वो 10 नुकाती चार्टर ऑफ डिमांड है, जिसको लेके हम आज तक चल रहे हैं। इस चार्टर ऑफ डिमांड्स को ख़ास तौर पे ये हक़ खुद मलकियत को लेके, हक़ हुक्मरानी को लेके आप वाज़ह कर सकते हैं क्या वो हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है पॉलिसी? आपका। अब इस तरह इसको तोड़-मोड़ के पेश किया जाए तो बड़ी अवाम पैदा होता है। लेकिन जब आप हम स्पेसिफिकली हम अपने चार्टर ऑफ डिमांड पे जाएँगे, तो हमारे चार्टर ऑफ डिमांड का एक पॉइंट है हाई कोर्ट का फैसला 2019। ये वो टाइटल है, इससे मुराद के मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर दरिया बचाओ, मुज़फ़्फ़राबाद बचाओ के नाम से एक तहरीक चली थी, जो नीलम झेलम प्रोजेक्ट के हवाले से हमारे कुछ खदशात थे कि ये प्रोजेक्ट आप लगा रहे हैं, लेकिन आपने जो एनवायरमेंटल एनओसी है, आपने वो ली और लेकिन आप काम नहीं कर रहे। तो लिहाज़ा आप इस प्रोजेक्ट को उस एनओसी के बगैर बनने पे रोके। जब वो नहीं रोका गया, प्रोजेक्ट बन गया और आपके माहौलियाती इश्यूज़ बने, तो हम फिर हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट ने एक फैसला दे दिया। उस फैसले में ये हुआ कि हमारा मौक़िफ़ था कि इस रियासत के अंदर ये प्रोजेक्ट लग रहे हैं, तो पता लगे कि रियासत के अंदर जो कुर्बानियाँ इससे पहले दी गई हैं मंगला की शक्ल में, और अब मुज़फ़्फ़राबाद में हम नीलम झेलम की शक्ल में दे रहे हैं, क्योंकि मंगला का हमारे पास जो एक्सपीरियंस था वो ये था कि प्रोजेक्ट का आज तक एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ। रियासत के लोगों को उन कुर्बानियों का सिला नहीं मिला कि पता लगे कि ये जो रियासत ने अपनी कब्रें डुबोई हैं मीरपुर के लोगों ने, और मस्जिदें उनकी गई है, लोग जो है वहाँ से हिजरत कर गए हैं, कोई आबाद हुए, कोई आबाद नहीं हो सके। तो उनको उनकी उस कुर्बानी का सिला क्या था? तो हाई कोर्ट ने इन तमाम चीज़ों को इकट्ठे रखते हुए एक हाई कोर्ट का एक फैसला आ गया, वो जो 2019 में आया हुआ है। वो ये कहता है कि जितने भी एग्रीमेंट रियासत के अंदर लगे हुए हाइडल प्रोजेक्ट, वो चाहे नीलम झेलम में, मंगला है या मज़ीद जो प्रोजेक्ट लगने हैं या लग चुके हुए हैं,
उनके तमाम के एग्रीमेंट रियासती हुकूमत के साथ किए जाएँ। ये हमारा वो हक़ मलकियत है। और इसी के साथ जब हक़ हुक्मरानी हम कहते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है यहाँ रियासत है, एक हुकूमत है, इसका सदर, इसका वज़ीर-ए-आज़म, इसका अपना एक अलग निज़ाम है, बिल्कुल। ठीक है? तो ये एक अलग मुल्क है। तो उस जब किसी इलाके के अंदर, किसी टेरिटरी के अंदर आप कोई एग्रीमेंट साइन करते हैं, तो एग्रीमेंट रियासत की हुकूमत के साथ होते हैं। तो वो आ गया हक़ हुक्मरानी। हक़ मलकियत हमारे वसाइल पे हमारी दस्तरस को तस्लीम करना और हक़ हुक्मरानी हमारे हुक्मरानों के साथ उसका एग्रीमेंट साइन करना। सर दूसरा इस लफ्ज़ है जो इसको बड़ा मुतनाज़ तौर पर ये बनाया जा रहा है या बन गया है, इसको एफ़िलिएट भी किया जा रहा है कि इसकी आड़ में ये तहरीक जो ख़ुद मुख्तियार कश्मीर रखने वाले जज़्बात हैं उनको उजागर कर रहा है, उनको प्रमोट कर रहा है। सर देखिए, पहली बात ये कि जो होता है ना कि एतराज़ात या इख्तिलाफ़ अंबिया के वक़्त से चलता आ रहा है, ठीक है? हम तो गुनहगार लोग हैं। हमने एक प्लेटफ़ॉर्म बना लिया हुआ है, जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी 10 नुकाती चार्टर ऑफ डिमांड है, उसकी एक एसओपी है। मैं आपको बेसिक उसकी चीज़ें बता देता हूँ कि वो हम ये कहते हैं कि हमारे लिए तमाम नज़रियात काबिल एहतराम हैं। वो चाहे इलाके पाकिस्तान का नज़रिया, वो खुद मुख्तार कश्मीर का नज़रिया है। हमारे पास कोई मैंडेट नहीं है, हम किसी को कहें भी कि ये नज़रिया अच्छा है, ये नज़रिया बुरा है या आने वाले दिनों में इस नज़रिए के ऊपर जाया जाएगा। हमारा ये क्लियर कट एक स्टांस है, इसलिए कि जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के अंदर पूरी रियासत के लोग मौजूद हैं, तमाम नज़रियात के लोग मौजूद हैं, तमाम मसालक के लोग मौजूद हैं, तमाम इलाकों के लोग मौजूद हैं। हमारी एक एसओपी है कि हम इस चार्टर ऑफ डिमांड पे इकट्ठे हुए हैं। हमारा ना किसी मुल्क के साथ, ना किसी इदारे के साथ कोई लेना-देना। हमारा झगड़ा अपनी रियासत के हुक्मरानों के साथ है, रियासत के सिस्टम के साथ है। ये क्लियर कट बात है। तो इसको जो मर्ज़ी कहीं जोड़ता रहना सर, तो इनके किसी के कहने से या जोड़ने से तो ये चीज़ें नहीं होती ना। हम एक स्टेट अवे अपना एक चार्टर ऑफ डिमांड लेके चल रहे हैं और हम उस पे कायम हैं। सर इसको जोड़ने की एफ़िलिएट करने की बात तब आती है जब आपकी अजलास में, आपकी कॉन्फ्रेंसेस में जो अदारों को नॉमिनेट करके बाकायदा तौर पे उनका नाम लेके वो उन पे सवाल किए जाते हैं, जैसी ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है, सख्त अल्फ़ाज़ यूज़ किए जाते हैं। हम ज़िम्मेदार हैं जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के प्लेटफ़ॉर्म के, ठीक है? हमारे प्लेटफ़ॉर्म से शाज़ नादिर कहीं ऐसी बातें हुई और हमने ये शुरू में हुई, जब एसओपी को प्रॉपरली हमने साइन नहीं करवाया था। हमने उसके बाद बाकायदा हलफ़ करवाया हुआ है और हमने एसओपी को साइन करवाया हुआ है। और अब उसके बाद मैं नहीं समझता ये एसओपी भी साइन हुए हुए तकरीबन हमें 8-9 माह से ज़्यादा का अरसा हो गया, साल हो गया कि अब हमारे हमारे प्लेटफ़ॉर्म से जो है ऐसी बात नहीं हो रही। तंज़ीमें, मुख्तलिफ़ तंज़ीमें हैं, मुख्तलिफ़ जमातें हैं, उनके अपने-अपने प्लेटफ़ॉर्म हैं। अब कोई बंदा अपने प्लेटफ़ॉर्म से एक चीज़ करता है, वो जाने उसका काम जाने। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी किसी के मुँह को बंद नहीं रख सकती, किसी के नज़रिए पे पाबंदी नहीं लगा सकती, किसी की सोच पे पाबंदी नहीं लगा सकती। हम ज़िम्मेदार हैं अपनी सोच के और अपने उस चार्टर ऑफ डिमांड के, अपने प्लेटफ़ॉर्म के हम ज़िम्मेदार हैं। हमारे प्लेटफ़ॉर्म से ऐसी बात हम किसी को नहीं करने देते। सर क्या फ़र्क है आपके एहतजाज में, अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज में और सियासी पार्टी के एहतजाज में? बेसिक बात है जी कि जो कामयाबी हमने हासिल की, मेरी मुराद सस्ता आटा और सस्ती बिजली। जो हमारे हुक्मरान हैं ना सर, ये अपनी जमातों की हद तक सियासत करते हैं कि फ़र्ज़ करें जी एक बंदा जीत गया, एमएलए बन गया, अब उसे स्कीमें देनी है। वो स्कीमें स्पेसिफ़िक अपने इलाकों में जाके देता है या जो कागज़ी स्कीमें होती हैं, डेढ़-डेढ़ 2-2 लाख की आप देते हैं जी कि जून आता है तो लोकल गवर्नमेंट स्कीमें जी, आप बनाएँ जी वो कमेटी बनाएँ 5 बंदों की, ये लें जी 2 लाख की, 4 लाख की स्कीम। तो आपका क्या मतलब है जो नून लीग का एमएलए वो पीपल पार्टी वालों को देगा या पीटीआई वालों को देगा? नहीं। या पीपल पार्टी वाला नून लीग को या फिर नहीं, वो अपने बंदों को देते हैं। वाय जिस वजह से फिर होता क्या है कि उनके क्राउड जो है उस तरह नहीं होते। उनके क्राउड में लोग सर्दी-गर्मी में नहीं बैठते, वो पैसे दे के लोगों को लाते हैं। ये वो फ़र्क है जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का और उनका कि हमने जो बात की है, वो इज्तिमाई बात की है। आटा सब इस्तेमाल कर रहे हैं, बिजली सब इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वो बेसिक फ़र्क है सियासतदानों का और जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का कि जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के कोई और टारगेट नहीं है। तमाम अल्लाह की रज़ा के लिए फ़ी सबीलिल्लाह अपने बुनियादी हकूक़ की बात कर रहे हैं, गरीब की बात कर रहे हैं और अल्लाह इसमें मदद दे रहा है। सर जब आपके मामलात हुए, आपके जब मुतालबात माने गए जिसमें सस्ते आटा और सस्ती बिजली भी थी, उसके साथ और क्या मुतालबात थे जो आपके माने गए और जो भी पेंडिंग है, जो भी गवर्नमेंट ने 6 माह का वक़्त लिया हुआ है आपसे? मैं आपको बिल्कुल टिप्स पे बात करूँगा। जी। हमारा 10 नुकाती चार्टर ऑफ डिमांड था। आटा, बिजली, अशराफिया की मराहत आटा, बिजली जुज़वी तौर पे कंप्लीट हो गए हैं। जुज़वी तौर पे मैं इसलिए कह रहा हूँ
कि आटे का आपने देखा होगा कि एलोकेशन कम कर दी, आटे का म्यार गिरा दिया गया। बिजली की वोल्टेज कम हो गई और लोड शेडिंग में इज़ाफ़ा हो गया। ठीक है जी? फिर इसी तरह मंगला हैमलेट की मैंने आज भी बात की है कि वहाँ पे अभी भी पुराने रेट्स में बिल आ रहे हैं। इसी तरह मंगला के जो साबका लोगों के डिस्कनेक्शन हो गए थे जब मंगला अप्रेज़िंग हुई थी, आज भी उन लोगों के अकाउंट्स जो हैं वो बोल रहे हैं। इसी तरह हमारा जो बिजली का जो कमर्शियल टैरिफ था 5 केवीए से ऊपर का, उसके अंदर अभी तनाज़ा आ रहा है, वो चीज़ें पेंडिंग है। इसलिए मैं कहूँगा ये दोनों चीज़ें जुज़वी हैं। फिर हमारा जो बेसिक एक मामला था अशराफिया की मराद का मामला, वो सिर्फ़ नोटिफ़िकेशन की हद तक उसपे काम हुआ। आज तक उसपे कोई वर्किंग नहीं हुई और अब उसपे हमारा जो अगला ज़हन है, हमने जो तय कर लिया हुआ है कि अब हम उसको चौक-चौराहों में डिस्कस करेंगे कि किसकी क्या बारात है, उनको वहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये 3 चीज़ें तो सामने आ गई। इसी तरह जो टैक्सेशन थी हमारी प्रॉपर्टी टैक्स जो था, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो रिवर्स हो गया, लेकिन उसमें भी अभी मुख्तलिफ जगहों से शिकायत आ रही है कि अभी भी कई जगहों पे पुराने शरह से टैक्स वसूल किया जा रहा है। ये 2-4 चीज़ें हैं जिन पे कुछ अमल दरामद हुआ। अब 5वीं जो चीज़ आ गई कश्मीर बैंक को शेड्यूल करना। ठीक है। उसके बाद आपका अल्लाह भला करे ये हाई कोर्ट का जो फ़ैसला है, उस पे अमल दरामद जिसमें हक़ मलकियत और हक़ हुक्मरानी आपने पूछा। फिर इसी तरह हमारा तुलबा तंज़ीमें आ गई। फिर इसी तरह हमारी सेलुलर कंपनियों की जो ये गंदी सर्विस यहाँ पे मौजूद है, ये पैसे हम उनको पे कर रहे हैं, लेकिन हमें 4G सर्विस नहीं दे रहे, वो 2G से भी नीचे की सर्विस है। और बंद भी कर दी बंद भी जाती है। कर जाती है और फिर 24 आवर आपको सर्विस नहीं मिलती, बैटरियाँ बैकअप पे मौजूद नहीं है। अब ये सेलुलर से कंपनीज़ का उसमें मौजूद है। फिर इसी तरह एहतसाब एक्ट जो है 1 जो जारी हुआ था, उसको पूरा लाना ताकि जो करप्ट निज़ाम है, उसको ख़त्म किया जाए। ये हमारी वो चीज़ें हैं, बल्दियाती, ख़ास तौर पे जो हमारे बल्दियाती निज़ाम है इसकी जो बहाली है 1990 के तर्ज़ पे। क्योंकि कानून ये कहता है कि जो पैसे की तक़सीम है वो बल्दियाती निज़ाम से होती है, उस हुँ। तरीक़ाकार से होती है। जो हमारे एमएलए साहिबान हैं इनका काम है लेजिस्लेशन करना। ये लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हैं, इनका काम है कानून साज़ी करना। सर ये क्यों नहीं थे करवा रहे ये बल्दियाती इलेक्शन और फंड्स भी अभी जब हो गए हैं, फंड्स भी नहीं थे दे रहे, वो फिर अदालत ने उसका हुक्म जारी किया उस पे? इसका मोटा-सा जवाब मुझे नहीं याद पड़ता हमारे किस सीनियर हुक्मरान ने ये बात की थी कि अगर हम फंड्स इनको दे देंगे तो हम रेडियो लगा लें। ये जवाब है आपकी उसका कि उनको पता है कि अगर ये फंड चलेगी उधर तो हम जो अय्याशी करते हैं वो कहाँ से करेंगे। ये बेसिकली वो टर्निंग पॉइंट है आज़ाद कश्मीर की सियासत का, आज़ाद कश्मीर के लोगों का कि अगर आज लोग और वो जो सियासी वर्कर हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ इन हुक्मरानों के पीछे लगा दी है, आज वक़्त आया कि कौंसलर को जब वो पैसा मिलेगा, कौंसलर किसी जमात का ही होगा ना सर, तो वो क्यों नहीं अपने कौंसलर के ऊपर एतमाद करते और पैसे को जो वो निचली सतह पे जाने देते हैं। अगर वो कौंसलर नून लीग का, पीटीआई का, पीपल पार्टी का, वो अपने इलाके में काम करेगा तो कल बेनिफिट उसका एमएलए उठाएगा ना जिसने इलेक्शन लड़ना है। लेकिन मसला क्या है ये बदनीयत लोग हैं, बेईमान लोग हैं। ये अपने उन सियासी जो उनके लोग हैं जिनकी वजह से ये कुर्सियों पे आके बैठते हैं, ये उन पे एतमाद नहीं कर रहे। ये उनको जो है वो रकम जो नीचे आने नहीं दे रहे। तो ये किसके खैर-ख्वाह हो सकते हैं? आपके ऊपर इंडिया से फंडिंग के भी इल्ज़ामात लगाए गए, बाद में पीएम ने एक चैनल पे एड्रेस किया कि हमने इंडिया का नहीं बोला, हमने फॉरेन फंडिंग का बोला है और हमारे पास इसके शवाहिद भी हैं। तो क्या वाक़ई शवाहिद हैं हुकूमत के पास? सर मैंने हमेशा ये बात कही है कि हमारे लिए शर्म का मुकाम है। आम बंदा ये बात करे ना तो मसला नहीं है। रियासत का प्राइम मिनिस्टर जो हमारा एक सिंबल है इस सो कॉल्ड आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर जिसको हम कहते हैं कि हम दुनिया में या पाकिस्तान में लोगों को कहते हैं जनाब हम कश्मीरी हैं, हमारी अलग रियासत है, हमारा एक निज़ाम है, हमारा ये वज़ीर-ए-आज़म है, जिसको हम चौधरी अनवारुल हक के नाम से पुकारते हैं। उस जैसा बंदा जो हमारी एक जिसको हम मिसाल के तौर पे पेश करते हैं, अगर वो ये झूठा इल्ज़ाम लगाए और फिर उसको वो साबित भी ना कर सके वो झूठ है या सच है, तो ये शर्म का मुकाम है। मैं इतनी ही बात करूँगा कि वज़ीर-ए-आज़म के होते हुए अगर वो ये झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है फिर इन लोगों का। सर फॉरेन फंडिंग को लेके 2 नज़रिए हैं। एक तो फॉरेन फंडी जिस नज़रिए से हुकूमत कहती है वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड एक गद्दारी के ज़ुमरे में आ जाता है कि आप कहीं से फंड ले रहे हैं और अपनी स्टेट के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो एक फंडिंग वो होती है जैसे आप एक वीडियो में देखा कि हमें बैरून मुल्क जो हमारे दोस्त हैं, वो हमें सपोर्ट करते हैं। तो उस जो फंडिंग आती है जो आपके बैरून मुल्क दोस्त हैं, आज़ाद कश्मीर के शहरी हैं वो आपको सपोर्ट करने के लिए फंड भेजते हैं। तो उसको ट्रांसपेरेंट रखने के लिए आप क्या मैकेनिज़्म बना रहे हैं कि ये फंड किसी एंटी स्टेट एक्टिविटी में ना शामिल हो? सर देखें, आज फिर मुझे वो शर्म आती है बात करते हुए कि आप राह का हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं ख़ास तौर पे, जी राह फंडेड हैं ये लोग। हुँ। तो फिर तो मैं कहता हूँ जी कि वो काफ़िर अच्छा ना, वो राह वाले अच्छे हैं कि जो आज़ाद कश्मीर के अंदर उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, जो अवाम के लिए सस्ता आटा, सस्ती बिजली और उनके बुनियादी हकूक़ की बात कर रहे हैं।
अगर तो उनका कहना है कि जी राह फंड कर रहा है हमें, हमें राह फंड किस लिए कर रहा है कि हम रियासत के अंदर हमने सस्ता आटा लाया, सस्ती बिजली लाई। ये तो इनकी ज़हनी हालत है। इनको शर्म आनी चाहिए कि ये मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं। और दूसरी बात है फॉरेन फंडिंग की जो बात करते हैं, अगर हमारे कोई ओवरसीज़ भाई किसी को भेजते हैं, वो लीगल लोग हैं, यहाँ पे ढेर फैमिलियाँ बाहर एस्टेब्लिश हैं, लीगल काम कर रहे हैं और वो अगर किसी को चलाने के लिए खर्चा पानी भेज दिया उन्होंने, किसी इवेंट को उन्होंने सपोर्ट कर लिया, तो कौन-सी इसमें बड़ी वो गलत बात हो गई है? कोई ऐसी बात नहीं है। आज मैं आपके चैनल की तरफ से ये ओपन चैलेंज करता हूँ कि एक कोई बंदा हमारा एक्शन कमेटी का ऐसा बता दें, जो चोर की सज़ा वो हमारी सज़ा। ठीक है सर। लेकिन अब आपको भी अपने असासे बताने पड़ेंगे कि जब आपके दादे के पास हम जाएँ ना, पीछे बैकग्राउंड में आप पे जाएँ, क्योंकि यहाँ दादा, बेटा और पोते की सियासत चल रही है, विरासती सियासत चल रही है। तो दादे के वक़्त जब आप अभी पैदा भी नहीं हुए थे पोता साहब, तो उस वक़्त दादे की जो हैसियत थी ना, आज आपके जो असासे हुए, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये असासे आपने कहाँ से लाए हैं। आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जो अवामी एक्शन कमेटी के नाम से, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा एंटी स्टेट और एंटी अब अदारे कह लें उनके ख़िलाफ़ मवाद अपलोड किया जाता है, एंटी स्टेट बातें की जाती हैं। हमारे ऑफ़िशियल पेज मौजूद हैं। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का जो ऑफ़िशियल पेज है अपने मोनोग्राम के साथ, जम्मू और कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ऑफ़िशियल के नाम से है। हुँ, हुँ। इसी तरह जब मैं मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न की बात करूँगा, तो हमारा जो ऑफ़िशियल पेज है जो ट्रेडर्स को लीड करता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरी एक्शन कमेटी की वर्किंग उसके ऊपर मौजूद है। वो है ताजरंदा वीर। अब इसी तरह है मुज़फ़्फ़राबाद के, उन्होंने कई हमारे मोनोग्राम उठा के कई जगह पे मेरी तस्वीर लगा के, मेहरान साहब की तस्वीर लगा के, उमर साहब की, इम्तियाज़ साहब की और लोगों की तस्वीर लगा के फेक अकाउंट बनाए हुए हैं, जिनके अंदर से लूज़ बातें की जाती हैं। हम किसी ऐसे फेक अकाउंट के ज़िम्मेदार नहीं हैं। अलबत्ता हम अपने लोगों से हर जगह ये अपील कर रहे हैं कि अब आपको इस सोशल मीडिया जो एक वार स्टार्ट होगी हुई है, जिसके अंदर पूरा प्लान करके अदारे और हुकूमतें और हमारे ये जो सियासतदान हैं, ये इन्वॉल्व हो गए उसके अंदर कि किस तरीके से एक्शन कमेटी को डीफ्रेम किया जाए। तो वो मुख्तलिफ फेक अकाउंट बने हुए हैं, जो अदारों के खिलाफ भी बात करते हैं, एक्शन कमेटी के खिलाफ भी बात करते हैं और बेजा प्रोपेगेंडा करते हैं। तो ये फेक अकाउंट है जिनके हम ज़िम्मेदार नहीं हैं। हम अपने ऑफ़िशियल जो मैंने आपको 2 कम से कम बता दिए हैं। इसी तरह मीरपुर डिवीज़न का हमारा अलग है। डोडियाल पे जाएँ तो डोडियाल के वारिस जो है वहाँ पे हमारे पास ऑफ़िशियल मौजूद है। इनके ऊपर से कोई ऐसी कभी फेक चीज़ नहीं, क्योंकि हम अपनी वर्किंग शो करते हैं, जो वर्किंग कर रहे होते हैं। तो लेकिन बात आपकी दुरुस्त है, 6 डेढ़ फेक अकाउंट बने हुए हैं और हमें ये भी पता है कि कौन-कौन लोग वो फेक अकाउंट बना रहे हैं, उनके क्या मकासद है। लेकिन अब चूँकि जो लड़ाई नहीं हो रही हमारी, वो सोशल मीडिया के ऊपर हो रही है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने लोगों को उसके लिए भी तैयार करके रखा। हुँ। सर दूसरा एक और इल्ज़ाम लगाया जाता है स्पेशली आप एक ताजर तंज़ीम का भी हिस्सा हैं कि आप मुज़फ़्फ़राबाद में टैक्स नहीं देते, उसको लेके ब्लैकमेल करते हैं हुकूमत को। तो ये टैक्स का क्या सिलसिला चल रहा है? आपकी एक वीडियो भी देखी जिसमें आप ये कह रहे थे कि मैं हमारा ये मुतालबा है कि हमसे हुकूमत डायरेक्ट टैक्स ले, हाँ, गोशवारे ना बिल्कुल, तो वो क्या ये सीन है? बिल्कुल। पहली बात तो ये आ गई ना जी कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2 बिज़नेस हैं, मैं दोनों बिज़नेस में मैं बाकायदा रजिस्टर्ड हूँ, अपनी टैक्स रिटर्न जमा कराता हूँ और प्रॉपर मैं रजिस्टर्ड बंदा हूँ। दूसरी बात आ गई कि पहली बात कि हम इनको टैक्स क्यों दें? हालाँकि नेगेटिव में जवाब दे रहा हूँ। इसलिए मैंने किया, क्या इस तिरपन के टोले को पालने के लिए दें, इनकी जमातों को पालने के लिए? अरे हुकूमत का तो हक सुनो है। यार, सुनिए, सुनिए, सुनिए। हुकूमत का हक होता है, पहली बात है वो हुकूमत एक जायज़ हुजम पे बने। आपको पता है कि इस आईनी तरमीम से पहले 12 से 13 मिनिस्टर अलाउ होते थे। इन नौसरबाज़ों ने इकट्ठे होके उसमें तरमीम की और 26 मिनिस्टरों पे लेके चले गए उसको। कौन-सा इन्होंने वो कश्मीर को ऊपर-नीचे कर दिया? 12 मिनिस्टर से भी ये रियासत चल रही थी, 26 से भी चल रही है। अब 26 के नाम पे 34 या 35 जो है इनके मिनिस्टर और मशीर हो गए हैं। सर मैं आपसे माज़रत चाहूँगा आपकी बात को रोकने के लिए। अभी मेरी सर फ़ारूक हैदर साहब से बात जी, हुई थोड़े दिन पहले। उन्होंने बताया कि एक हमारे मिनिस्टर हैं वो रहते ही कराची में, वो आते जी, नहीं है कश्मीर। जी, जी। वो भी अपनी तमाम चीज़ें पूरी करते हैं। तो मुझे एक बात बताएँ कि मैं हमेशा एक मिसाल देता हूँ कि रियासत की आबादी के हिसाब से अगर हम करें, तो रावलपिंडी और गुजरांवाला की आबादी इससे ज़्यादा है। वहाँ पे एक डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर निज़ाम चला रहा है। तो इनसे पूछें कि आप इतना बड़ा हुजम जो बजट का शो करते हैं, ये टैक्स की आपने बात की, टैक्स देना चाहिए। रियासत चलती ही टैक्सों के ऊपर है, लेकिन वो टैक्स अय्याशियों के लिए नहीं होते, इन हुक्मरानों की। आप यूरोप की मिसालें देते हैं ना, वहाँ पे 40% 45% 50% टैक्स कटौती होता है, लेकिन वो टैक्स अवाम के ऊपर लगता है।
वो इन हुक्मरानों के ऐशों पे नहीं निकलता। वहाँ के वज़ीर-ए-आज़म की मिसाल है कि वो साइकिल पे अपने ऑफ़िस जाता है और साइकिल बाहर पार्क करता है। इन नवाब साहबों से पूछो 4-4 5-5 करोड़ की गाड़ियाँ तुम लेके चलते हो, जो तुम्हारी नस्लों ने पहले कभी नहीं देखी थी। जब तुम हुकूमत में आते हो, तुम्हें तुम्हारे तुम्हारे नखरे आ जाते हैं, तुम्हारे बच्चे भी बड़ी गाड़ी से नीचे वो स्कूल में नहीं जाते। तुम बीमार होते हो तो शिफ़ा में या शिफ़ा से बैरूनी मुल्क गरीब का बच्चा बीमार होता है तो अस्पताल में तड़प-तड़प के मर जाता है और यहाँ पे हमारे अस्पताल सिर्फ़ रेफ़र कार्डा बने हुए हैं। मीरपुर भेजेंगे, शिफ्ट पिंडी, मुज़फ़्फ़राबाद भेजेंगे अस्पताल में शिफ्ट पिंडी, रावलाकोट भेजेंगे शिफ्ट पिंडी। तो यार आपने यहाँ सहूलत क्या दी हुई है कि आपको हम टैक्स दें? टैक्स देना चाहिए, मैं इनकार नहीं करूँगा। लेकिन आपको पहले अपना तर्ज़ हुकूमत तब्दील करना पड़ेगा, उसके बाद आप आके हमसे टैक्स की डिमांड करें। बात वहीं रहेगी, डायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट ये बात चली थी पाकिस्तान में आज से 10 साल पहले जब शब्बर ज़ैदी साहब चेयरमैन सीबी एफबीआर थे। एफडीआर। उस वक़्त सीबीआर नहीं हमारा बना था, तो हम उसी के साथ काउंट होते थे। तो ये बहुत बड़ा एक घपला है जब हम एफबीआर को करें ना कि उनकी चोरी वहाँ से पकड़ी जाती थी। वो कहते थे जी कि हम ये चाहते हैं कि टैक्स नेट में इज़ाफ़ा किया जाए। हमने कहा जी कितना आप इज़ाफ़ा चाहते हैं? वो फ़र्ज़ करें जी, उन्होंने कहा जी हम चाहते हैं जी कि लाख एक अज़ा पाकिस्तान पूरे में लाख एक टैक्स पेयर और बढ़ जाए। हम कोई आपसे ज़्यादा टैक्स नहीं लेते, हम सिर्फ़ चाहते हैं कि टैक्स नेट में इज़ाफ़ा हो। हमने कहा जी ठीक है। अब वही मिसाल हम ले आते हैं मुज़फ़्फ़राबाद, कश्मीर की, सीबीआर बन गया। मैंने जो बात की डायरेक्ट टैक्स की, इनका जो इनडायरेक्ट का तरीक़ाकार है कि ये हमसे गोशवारे जमा करवाते हैं, कि जनाब आप गोशवारे जमा कराएँ। उन गोशवारों के अंदर कोड वर्ड्स होते हैं पीछे उनके लिखे हुए, उसके अंदर हम सारे झूठ-फराड लिखते हैं। झूठ-फराड क्यों लिखते हैं? कि हमें पता है कि ये तमाम टैक्स जो है ये अय्याशियों पे लगना है। अब हम उन्हें कह रहे हैं ठीक है जी, आप भी ठीक हो, हम टैक्स देते हैं डायरेक्ट टैक्स की शक्ल में। डायरेक्ट टैक्स क्या है? ये कहते हैं जी कि हमें कश्मीर के अंदर से आप जी 50,000 टैक्स पेयर और दे दें। हम इन्हें कहते हैं जी फ़र्ज़ करें 50,000 की बजाय 4 लाख लोग हैं जो टैक्स नेट में उन पे टैक्स लगना चाहिए। हम आपको 4 लाख लोग जो है वो टैक्स नेट में ला के देते हैं। आप 50,000 माँग रहे हैं, हम आपको 4 लाख देते हैं। किस तरह? कि एक खोखे वाला है, जिसका खोखा है, वो भी रियासत को चलाने के लिए टैक्स देना चाहता है, लेकिन उसके बदले वो सहूलत माँगना चाह रहा है आपसे मेडिकल, सड़कें, तालीम। लेकिन वो उसका तरीकाकार क्या है कि आप उसको लंबे-चौड़े गोशवारों में ना फँसाएँ। आप उसको असेस करें कि ये खोखे वाला जो है, ये अगर आपको खुद वॉलंटरीली टैक्स देना चाहता है, जिसको हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। आप सिंपल एक सफ़े का गोशवारा बनाएँ, उर्दू में गोशवारा हो, वो आप उसको असेस करें, 2000, 4000, 5000 साल का टैक्स बनता है। आप उसको चालान बना के दें, वो चालान डायरेक्ट नेशनल बैंक में या स्टेट बैंक में जमा हो और वो पैसा कहाँ जाए? हुकूमत के खज़ाने, ना कि इन करप्ट ब्यूरोक्रेट्स के जेबों में जाए। अब होता क्या है, गोशवारे जारी होते हैं, आपको बड़े-बड़े नोटिस आते हैं, आप उसके बाद दफ्तर जाते हैं, जाके डील करते हैं, मामलात खत्म हो जाते हैं। रियासत को कुछ नहीं मिलता, ताजर अलग ज़ेर-ए-बहार होता है और रियासत भी कंगाल रहती है। ये वो डायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स का फ़ॉर्मूला है कि हम टैक्स देना चाहते हैं, आप डायरेक्ट बेसिस पे आएँ। इन लंबे-चौड़े गोशवारों में से हमें आप बाहर निकालें। अब सीबीआर हो गया, अब ये एफबीआर के पाबंद नहीं है कि जनाब आईएमएफ को जवाब देना है, तो आईएमएफ को जवाब पाकिस्तान ने देना है, हमने नहीं देना। जब सीबीआर हो गया, हम अपने फाइनेंशियल इश्यू हम खुद सेटल कर सकते हैं। सर, हमारी असेंबली डिजिटलाइज़ क्यों नहीं हो सकी? डिजिटलाइज़ इन सेंस मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी वहाँ पे एक्सरसाइज़ की जाती है, जो भी वो बहस-मुबासा होता है, बिल का निज़ाम होता है, वो ना तो लाइव दिखाया जाता है, ना तो वो रिकॉर्डेड आता है। मैं जितने भी पॉलिटिशियन से मिल रहा हूँ, कभी उनका ये कहना होता है कि हमारे पास वसाइल नहीं है, कभी इनका ये कहना है कि अब अभी हम इतनी एडवांस लेवल पे नहीं हैं। तो ये आईटी मिनिस्टर का क्या काम होता है? ये आईटी मिनिस्टर का काम नहीं है कि इसको डिजिटलाइज़ किया जाए। हमें पता तो चले कि यार ये हमारा मेंबर असेंबली है और इसका ये रोल है। हमारे इस डिवीज़न में नौजवानों को 3-4 मेंबर असेंबली के अलावा तो नाम ही नहीं याद होते कि हमारा ये आईटी मिनिस्टर है, हमारा ये फूड मिनिस्टर है, हमारा ये टूरिज़्म का मिनिस्टर है। अगर अगर ये चीज़ें सेटल कर लेंगे तो खाएँगे कहाँ से? इनकी नस्लें कहाँ से आबाद होंगी? ये जानबूझ के ये चीज़ें नहीं होने देते, दुनिया चाँद पे पहुँची हुई है। मसलन देखें जी मैं मिसाल दूँगा काज़ी फ़ाइज़ ईसा की, मेरा कोई सियासी नज़रियाती कोई तल्लुक नहीं है। आपका सवाल है मैं उसके साथ जोड़ रहा हूँ। बिल उसने वो जो एक एक्सपीरियंस किया कि उसने ओपन कोर्ट लगाया, लाइज़ आज से पहले उन्होंने पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ। मैं उसके फ़ैसलों को नहीं डिस्कस करता, मैं किसी के साथ ज़्यादती भी नहीं करता, मैं सिर्फ़ आपके सवाल के लिए काज़ी फ़ायद ईसा ने जो निज़ाम बनाया कोर्ट के अंदर, बेशक कोर्ट के अंदर उसने मार्शल लगा दिया, किसी की बात नहीं सुनी, अपने फ़ैसले किए। सही किए, गलत किए, मैं उन पे डिबेट नहीं करता। आपके सवाल के लिए मैं कहता हूँ कि अगर काज़ी फ़ायज़ ईसा ने जब वहाँ पे किया, तो लोगों ने वो चीज़ देखी, लोगों ने अपना ओपिनियन दिया ना, किसी ने कहा भी काज़ी फ़ायज़ ईसा ने ठीक किया, किसी ने कहा जी वो वकील को नहीं बोलने देता, किसी वकील ने उसकी बेइज़्ज़ती की, वो भी लाइव सुनी गई है। ये वो तरीकाकार है कि अगर आप जो बात आप कर रहे हैं,
ये चीज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये इस अहल ही नहीं है कि ये वहाँ पे बैठ के कोई पॉज़िटिव बात कर सकें। इनकी वहाँ पे अपनी अपनी ही नस्लों को जो है ना उनकी बेहतरी के लिए जो काम करना होता है ना, ये वो वहाँ पे स्कीमें लेके आते हैं। इनकी बहस भी उसी तरह की होती है। ये तो किसी वक़्त कश्मीर के ऊपर इनके आँसू निकलते रोते हैं ये। लेकिन जब कश्मीर के और उसके ऊपर बंदरबांट आती है, उस वक़्त अय्याशी कर रहे होते हैं। इनके वो ड्रामे मैं क्या अब आपको बताऊँ कि ये असेंबली के अंदर बैठ के क्या करते हैं। कोई प्रोडक्टिव वहाँ पे बात नहीं होती इनकी। जिस वक़्त इन्होंने अपनी चीज़ें तय करनी होती हैं, रातों-रात रिक्विज़िशन जमा होती है, सुबह इनकी पेंशन, इनकी तनख्वाहों में इज़ाफ़े का बिल पास हो जाता है। जब पब्लिक की बात करनी होती है, उस वक़्त कोई एक मिनिस्टर उठेगा, वो उसपे ऐतराज़ कर देगा। तो जब ज़ाहिर-सी बात है एक मिनिस्टर से खुद भी ऐतराज़ करवाते हैं, तो जब वो ऐतराज़ ओपन होगा, तो क्या उस मिनिस्टर को अवाम छोड़ेगी? ये वो चोर दरवाज़ा है कि जिसको ये कभी भी जो है बंद नहीं होने देंगे। सर इसमें एक तो नुकसान भी होता है कि कुछ मिनिस्टर्स के क्लिप निकल के आ जाते हैं, जैसे कर्नल वक़ार साहब का रिटायर्ड कर्नल वक़ार साहब का क्लिप निकल के आया था कि ये सारे हाज़िरियाँ लगाते जी, हैं। जी। तो इस तरह के मामलात वो आधा सच जो है वो नुकसानदेह तो होता है। मैंने इसीलिए मिसाल दी ना कर फ़ाइज़ ईसा की कि वो जब किसी को बात करने से टोकता था, तो ओपिनियन आता था बाहर भई ये जज गलत है। जब उसको वकील आगे से बेइज़्ज़त करता था, तो तब भी कहा जाता था इसने गलत है, किया तो इसको जवाब मिला। अब जो बात आप कह रहे हैं, मैंने क्यों कहा कि ये प्रोडक्टिव बात तो कर ही नहीं सकते। तो फिर इनकी असल बातें सामने आएँगी ना कि इनकी असलियत क्या है। कि उस क कैबिनेट जो इस वक़्त हमारे लिए सबसे मुकद्दस एक अदारा होता है, उसके अंदर बैठती ये करते क्या हैं, वो सारी चीज़ सामने आ जाएगी। इनकी एबिलिटी का पता लगेगा, ये कितने पढ़े-लिखे हैं, ये कौन-सी कानून साज़ी वहाँ पे करते हैं। मैं जो कह रहा हूँ कि लेजिस्लेटिव असेंबली है, इनका काम कानून साज़ी करना है। ये वहाँ पे कानून साज़ी नहीं करते, ये वहाँ पे और इनके ड्रामे लगे रहते हैं। आप एहतजाज करते हैं, पूरी एक अवाम एहतजाज करती है कश्मीर एक्शन कमेटी के तहत। उसमें आपके कुछ मुतालबात होते हैं जो माने जाते हैं सस्ती बिजली को लेके, सस्ता आटा को लेके। लेकिन प्राइम मिनिस्टर के यहाँ पे जो चंद एक वोटर से मेरी मुलाकात हुई, उनका ये कहना है कि ये कामयाबी अनवारुल हक साहब की है। क्या तो ये क्रेडिट आपको जाता है या अनवारुल हक साहब को जाता ये क्रेडिट अवाम को जाता है, उस तिमर के डंडे को जाता है। हालाँकि मैं कभी लूज़ बात नहीं करता। लेकिन जितना भी हमारा एक्सपीरियंस है ना, मैं अब हार्ड बात करने लगा हूँ। हार्ड बात मैं इसलिए करता हूँ, जो मैं लोगों को पहले रोकता था कि यार हार्ड बात ना किया करो। इनको टाइम दो, अखलाकियात के दायरे में रहो। लेकिन ना तो ये किसी अखलाकियात के काबिल है, ना ये किसी ऐसे पोलाइट बात करने के उसमें क्योंकि जितना हमारा एक्सपीरियंस है कि इन्होंने हमेशा हठधर्मी की, वो चाहे सदारती ऑर्डिनेंस था या वो आपका बिजली और आटे का मसला था। जब लोग बाहर निकले, लोगों ने इनको गालियाँ दी, लोगों ने इनको बुरा-भला कहा, उसके बाद जाके उन्होंने जी वो चीज़ें पूरी की। आप क्या समझते हैं हमें आसानी से ये सस्ती बिजली दे रहे थे? इनको तो मातम पड़ा हुआ आज भी इनको मातम पड़ा हुआ है कि हमारी अय्याशियाँ रुक गई हैं। इनके जो खांचे लगे हुए थे ना इस बिजली के नाम पे, चोर बाज़ारी क्या थी? पाकिस्तान के साथ ये साहब करते थे ₹2.59 का। वो क्या करता था वो आपकी पीएसडीपी एक फंड पाकिस्तान से आता है, वो डायरेक्ट वहाँ से माइनस करके जो है आपकी बिजली की कंपनियाँ उनको दे देते थे। नुकसान फिर अवाम का होता था। ये ऐशियाँ कर रहे हैं, ₹2.59 के हिसाब से महकमा बरक़ियात हिसाब करता था और वो आपके फंड वहाँ से काट देते थे, कंपनियों को अदायगी करते थे और बेड़ा गर्क अवाम पहुँच जाता था। सर, इसमें जो कामयाबी मिली है बेसिकली आवाम को मिली तो आप ये समझते हैं कि ये जो एहतजाज करने वाले लोग हैं आपके साथ हुक्मरानों इन हुक्मरानों के खिलाफ नेक्स्ट इलेक्शन में फिर उन्हीं को वोट देंगे? कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। अभी मैं हमेशा ये बात करता हूँ, हमारे कुछ लोग बहुत जज़्बाती हैं, वो बड़ी आगे की बातें करते हैं। तो मैं उन्हें कहता हूँ, यार कि अभी हमारी कौम उस लेवल पे शऊर के उस लेवल पे नहीं पहुँची कि वो आने वाले इलेक्शन का कोई बेहतर फ़ैसला कर सके। तो हो सकता है जो बात आप कह रहे हैं, बस उसकी छोटी-सी मिसाल है। आज हमारा एक इवेंट हुआ यहाँ पे, तो किसी एक शख़्स ने पूछा कि जनाब ये बताएँ कि अब काउंसलर का जो पॉइंट है, वो हमारे चार्टर ऑफ डिमांड में है। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी स्टैंड कर रही है कि काउंसलर को फंड दिए जाएँ, उनके इख्तियारात उनको दिए जाएँ। तो जो एहतजाज करने वाले लोग आज हाल में बैठे हुए हैं, एक काउंसलर भी वहाँ मौजूद नहीं था। ये वो फ़र्क है कि कल जब इलेक्शन होगा, तो क्या आप हम ये कहें नहीं जनाब हमने एक्शन कमेटी को उस लेवल पे ले गए, कोई बंदा वोट डालने नहीं जाएगा। ये बात कबल-ए-वक़्त और गलत बात होगी। काउंसलर तो सियासी इवेंट में जा रहे हैं, तो अब मैं आपकी जमात कह रहा हूँ ना, जमातों में तो हमने रोका भी नहीं किसी को, ना आप रोक सकते हैं। और कम से कम यार तुम अपनी उस जगह पे तो आके बैठो जहाँ पे तुम्हारे हकूक की बात की जा रही है। तो यहाँ से आपका जो सवाल है, उसको मैं सेकंड करूँगा कि आप लोगों को नहीं रोक सकते, लोग जाएँगे। लेकिन एक फ़र्क ज़रूर आएगा
कि लोग अगर आप जाएँगे तो वो सवाल जवाब ज़रूर करेंगे। अब ये लोग वोट माँगने आएँगे तो इनको बड़े मुश्किल तरीके से वोट जो है वो कन्विंस करना पड़ेगा वोटर को। ये मुश्किल व इलेक्शन होगा। सर, नौजवानों को कैसे फैसिलिटेट कर सकती है गवर्नमेंट? अभी जो सबसे बड़ा इशू है, एक तो लीगल वे से नौजवान जो स्किल याफ्ता नौजवान हैं वो बाहर चले जाते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो 30-30 लाख रुपया लगा के डंकी लगा रहे हैं जिसमें जान का रिस्क 90% है। तो ये क्या सर चीज़ें? देखिए ना ये ज़िम्मेदारी हुकूमत की काम ये ज़िम्मेदारी रियासत की होती है। रोज़गार मुहैया करना वो इस रियासत की ज़िम्मेदारी है। तो रियासत इसमें फ़ेल हो चुकी है। रियासत ना तो यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी को जारी करा सकी और आप ये 70 सालों के अंदर जो है ना, ये सिर्फ़ मसला कश्मीर उजागर करते रहे, जिसका मैंडेट ही नहीं इनके पास। लेकिन जो असल काम थे इनके, आप माशी तौर पे रियासत को मज़बूत करते, उस तरफ ये नहीं गए। अगर आपने माशी तौर पे रियासत को मज़बूत करने का सोचा होता, तो आज आपके नौजवान टेक्निकल वो तालीम लेते और वो तमाम एक्सपर्टीज़ जो है वो अपनी रियासत के अंदर इस्तेमाल करते। हमारे सियासतदान तो कहते हैं कि ख़ास तौर पे जब इलेक्शन आता है, ये क्या है बिजली, आटा, स्पेशली फ़ारूक हैदर साहब, उनका ये बयान मैंने देखा है कि ये क्या है आटा, बिजली, असल चीज़ हमें इसलिए तो नहीं रियासत मिली, हमें रियासत मिली आज़ादी के लिए, जद्दोजहद करनी हमने आज़ादी की। तो ये चीज़ें मैटर नहीं करती है? ये देखें जी फ़ारूक हैदर साहब मेरे काबिल एहतराम है। ये जज़्बाती बयानात हैं। ये किस कश्मीर की बात कर रहे हैं, किस रियासत की बात कर रहे हैं जो 5 अगस्त 2019 को जिसका सौदा आप कर चुके हुए हैं? ये तो ड्रामा है ना सारा सर। क्या वो उसके बाद कहेंगे क्या आटा, क्या है अपना बिजली? ओ भई आटा, बिजली है, किसी के पेट में कुछ होगा तो वो अपनी आज़ादी की बात करेगा ना। ज़हनी तौर पे कोई मज़बूत होगा तो वो अपना फ़ैसला करेगा भई उसने क्या करना है। ये नहीं हो सकता कि माशी तौर पे आप दिवालिया हुए हो, पेट में आपके कुछ ना हो और आप जनाब मसला कश्मीर की बातें करें जिसका आपके पास मैंडेट ही नहीं है। वो मसला कश्मीर जो 5 अगस्त 2019 को आप ख़त्म कर चुके हुए हैं। तो आप क्यों आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं? मैं नहीं कहता, अहमद मीर इस वक़्त पाकिस्तान का दुनिया का एक बड़ा बोलने वाला बंदा है, ठीक है? वो उसके ये अल्फ़ाज़ हैं और उसने ये कहा है कि इस बात का फ़ारूक हैदर साहब को भी पता है, 5 अगस्त 2019 को क्या हुआ। हुँ, हुँ। तो फिर अगर ये बातें करें तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है इनका। सर, फ़ारूक हैदर साहब की बात हो ही रही है, तो उन्होंने आपको एक जगह कहा कि ये जत्था है, ये जत्थाबंदियाँ हैं, अब इस तरह हम इलेक्शन लड़ेंगे। मेरे इंटरव्यू में भी उन्होंने ये कहा कि हम ये अब इस तरह इलेक्शन लड़ेंगे। तो क्या आप समझते हैं जो अभी मौजूदा हुकूमत है, वो भी अवाम के खिलाफ जत्थाबाज़ी नहीं है? तो सर खुद फ़ारूक हैदर साहब ने कहा कि मिक्स अचार है। जब मिक्स अचार है तो फिर वो जत्थों से भी परे है ना। जत्थे तो फिर कहीं 1-2 ग्रोहों के होते हैं। इनसे पूछो कि ये 53 का जो टोला है, जिसको आपने खुद अपने अल्फ़ाज़ कहा भई ये मिक्स अचार हुकूमत है, तो वो तो जत्थे से भी बदतर है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी कि जिसको आप जत्था कहते हैं, इसके 2 इवेंट इतने बड़े हुए हैं। एक इवेंट में वो भी इन्हीं की गलती है कि अगर ये एफसी को ना बुलाते, उससे पहले एक्सरसाइज़ें करके लोगों को स्टाल ना दिलवाते ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। आज़ाद कश्मीर की तारीख के अंदर कभी ये नहीं हुआ कि आज़ाद कश्मीर की पुलिस को ज़बरदस्ती वो नहीं चाहते थे गरीब कि आप उनको गन्ने पकड़ा के एक्सरसाइज़ शो कर रहे हैं और उसका मीडिया पे लेके आ रहे हैं कि जनाब पुलिस आपको इस तरह मारेगी, ये करेगी, ये करेगी। वो जो फिर पुलिस के साथ आगे तशद्दुद हुआ, वो उसका रिएक्शन था। उसी रिएक्शन के अंदर फिर जो है जब उन्हें रेंजेस लाई हैं, तो हमारे 3 जो है वो बच्चे जो हैं वो शहीद हुए। वो भी इन्हीं की गलती है। मैं ये कहूँगा कि वज़ीर दाखिला कर्नल वक़ार नूर साहब की उस स्टेट के प्राइम मिनिस्टर की वो गलती है। उनकी वजह से जो है वो 3 बच्चे हमारे शहीद हुए। अब देखें डिसिप्लिन की मैं बात करता हूँ, 5 दिसंबर का जो हमारा एहतजाज था, 3-4 दिन लोग सड़कों पे रहे, पुरअमन अपना एहतजाज मुकम्मल करते 8 दिसंबर वापस अपने घरों को चले गए। अगर ये जत्थे होते, तो फिर तो रियासत में आग का बाज़ार गर्म होता ना सर। क्या कोई एक गमला टूटा 5 दिसंबर से 8 दिसंबर तक, आप इसको जत्था कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह लोग समझदार हो चुके हैं, लोग समझ चुके हैं कि किस तरीके से आपने अपने जो हकूक़ का जो है दफ़ा करना है और किस तरीके से हकूक़ हासिल करने हैं। सर, लंदन में एक इवेंट था, एक मीटिंग कह लें आप, जिसमें सदर रियासत भी मौजूद थे। उसके बाहर कुछ लोग जमा हो गए और आपके हक में नारेबाज़ी की, हुकूमत के खिलाफ नारेबाज़ी की। तो आपके ऊपर इल्ज़ाम ये आता है कि आपने अभी आउट ऑफ द स्टेट भी इंतशार फैलाना शुरू कर मुझे बताएँ सर आउट ऑफ स्टेट तो है, लेकिन उस आउट ऑफ स्टेट के अंदर कश्मीर के लोग तो वहाँ पे रह रहे हैं ना सर, जिनको हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी के आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं, जो ओवरसीज़ हैं हमारे, जिन पे हमें फ़ख्र है। पूरी पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और ख़ास तौर पे जब हम मीरपुर रीजन की बात करेंगे, इधर की तो अक्सरियत वहाँ पे मौजूद है, जहाँ पे मैं बैठा आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ। तो दूसरी बात कि क्या वो दूध पीते बच्चे हैं?
कि हम उन्हें यहाँ से कहेंगे तो वो वहाँ पे प्लस माइनस बात करेंगे, किसी को गाली देंगे या किसी को बुरा भला कहेंगे, ऐसी बात नहीं है। ये वो शऊर है जो तकरीबन पौने 2 साल का अरसा हो गया है, वो लोगों ने इस रियासत के अंदर दिया और ख़ास तौर पे इस शऊर को उजागर करने में हमारे ओवरसीज़ भाइयों का बहुत बड़ा किरदार है और उन्होंने उसी शऊर को ये 70 साला तारीख में ये पहला वाक़या है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर से कोई शख्स गया, वो चाहे सदर है, वज़ीर-ए-आज़म है या कोई मिनिस्टर है, कि उसको इस तरीके से उसके सामने एहतजाज किया गया। तो इसको अगर कहा जाए जनाब कि ये हम वहाँ पे कोई वो कर रहे हैं, ये उल्टी-सीधी सी बात करने वाली है, क्या वो बच्चे बैठे हुए हैं? वो हमसे ज़्यादा शऊर रखते हैं, वो बड़े कैनवस पे बैठे हुए हैं, वो दुनिया को देख रहे हैं। उन्होंने देखा कि ये 70 सालों से यहाँ पे आ रहे हैं बगादियों के चक्कर में, जाट, राजा, चौधरी, गुज्जर, मुगल, गिलानी, उस चक्कर में ला के इन्होंने लोगों का बेड़ा गर्क किया है। वहाँ जाते थे लोग इनको कंधों पे उठाते थे, हार पहनाते थे, अय्याशियाँ कराते थे, काम-शाम कुछ नहीं होता था, मसला कश्मीर उजागर करने की है। ये पहली दफ़ा उनको पता लगा कि मसला कश्मीर किस तरह उजागर होगा। सियासी जमातों के जब इजलास होते हैं, उनको स्पॉन्सर्स किए जाते हैं, जलसा स्पॉन्सर किया जाता है, बैक एंड की स्टोरी थोड़ी मैं आपको जी, जी। ऑडियंस की नज़र करता चलूँ। उसमें बिज़नेसमैन स्पॉन्सर्स करते हैं, उनके मफादात भी होते हैं, हुकूमत के बाद उन्हें मफादात लेने होते हैं। तो आपको इस वक़्त कौन स्पॉन्सर कर रहा है और क्यों कर रहा है? अच्छा, हमें बिल्कुल लोग स्पॉन्सर कर रहे हैं, कारो बिज़नेसमैन भी कर रहा है, आम बंदा कर रहा है। मैं ये कहूँगा कि हमें सरकारी मुलाज़िम भी कर रहे हैं। अब मज़े की बात है, आप कहेंगे किस तरह? अब हमने जो टारगेट अचीव किया ना सर, वो टारगेट सस्ता आटा, सस्ती बिजली सरकारी मुलाज़िम भी यूज़ कर रहा है, वो ताजर भी यूज़ कर रहा है, वो ट्रांसपोर्टर भी यूज़ कर रहा है, वो एक तालिब-इल्म भी वो कर रहा है। मतलब है दुनिया आज़ाद कश्मीर के अंदर जितने भी लोग हैं, वो चाहे किसी भी शोबे से तलक रहा हो, हुक्मरान भी हैं, वो भी मज़े की बात है सस्ती बिजली, सस्ता आटा तो वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे ये सारे स्पॉन्सर हैं, अभी तो हुक्मरान भी हमारे स्पॉन्सर हैं। तो हमें तो कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि हमने तो टारगेट अचीव कर लिया। वो क्या करते थे, वो लोगों को लालच देते थे, पैसे लगाते थे, स्पॉन्सर बुलाते थे, बाद में वो कारोबार होता था, जिस स्पॉन्सर ने पैसा लगाया हुआ वो रिटर्न करेगा। हमने किसी को रिटर्न नहीं करना। हमने लेने से पहले ही उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर दी, किस शक्ल में? बिजली और आटे की शक्ल में। जो इन्वेस्टमेंट उन लोगों ने अपने बाजुओं के ज़ोर पे हासिल किया है, हमारा भी कोई एहसान नहीं है, वो लोगों ने खुद हासिल किया है। तो जब ऐसा एक मैकेनिज़्म बन जाए ना सर, कि लोगों को नज़र आ रहा है यार ये जो लोग हैं ये हमारे लिए मसीहा हैं। इन्होंने सस्ती बिजली और सस्ता आटा लिया हुआ है, तो वो तो बड़ी आसानी से हमें स्पॉन्सर करते हैं। हुँ। सर, अभी आपकी जो एक्शन कमेटी है उसकी तरफ से जो इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, वो ये है कि अभी आप में कोई सदर नहीं है, कोई नायब सदर नहीं है, ऐसे ही है? बिल्कुल यही बात है। तो अगर आप सियासत में आते हैं, तो फिर इसको लीड कौन करेगा? पहली बात है सर कि मैं बारहा ये बात कह चुका हूँ कि हमारे पास कोई ऐसा मैंडेट नहीं है कि हम सियासत में जाएँ। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी एक चार्टर ऑफ डिमांड के ऊपर मुश्तमिल है और उसी चार्टर ऑफ डिमांड को लेके हम आगे चल रहे हैं। हाँ, चूँकि ये पब्लिक की उस पे है कि आप किसी को रोक भी नहीं सकते इलेक्शन लड़ने से। इलेक्शन लड़ना हर एक का हक है, आप भी लड़ सकते हैं, मैं भी लड़ सकता हूँ, सब लोग लड़ सकते हैं। क्योंकि क्या इलेक्शन लड़ने वालों की जो हमारे हुक्मरान हैं, इनके 4 कान 4 आँखें हैं, हम ही जैसे हैं ना। तो इलेक्शन लड़ना कोई मसला नहीं है, लेकिन जिस मैंडेट की हम बात कर रहे हैं, उस मैंडेट के अंदर किसी जगह इलेक्शन की बात नहीं है। हाँ, पब्लिक के अंदर हम जाएँगे, पब्लिक से पूछेंगे, जो पब्लिक कहेगी वो फैसला हो जाएगा। सर, आप हुकूमत को बड़ा क्रिटिसाइज़ करते हैं करप्शन को लेके, बदअनवानी को लेके। इसमें बड़ी माज़रत के साथ आपकी ताजिर बरादरी भी कोई कम नहीं है, अभी रमज़ान स्टार्ट नहीं हुआ, तो कीमतें आसमान पे पहुँचना शुरू हो गई हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं कि ये ताजिरों का कसूर है या हुकूमत नाअहल है? चलें, हम इसको अब बैलेंस डिस्कस करते हैं। उसके लिए तो एक मैं नहीं डिफेंड करता अपने ताजरों को, हाथ की 5 उँगलियाँ बराबर नहीं होती। अच्छे-बुरे हर जगह होते हैं। लेकिन इन अच्छे-बुरों को जिनको मैं लीड कर रहा हूँ, ताजर जिनको मैं कहता हूँ, उनके लिए एक रियासत के अंदर कानून मौजूद है, प्राइस कंट्रोल एक्ट मौजूद है, जुर्माने होते हैं, सज़ाएँ होती हैं। उनको तो आप पनिशमेंट दे सकते हैं ना। जो महंग फ़रोश है, जो ज़्यादा मुनाफ़ाख़ोरी करता है, जिससे आपने सवाल किया, उनके लिए एक मैकेनिज़्म मौजूद है रियासत के अंदर। मुझे बात बताएँ, ये जो डाकू हैं, ठीक है? जो जिनकी हम बात कर रहे हैं, इनका एहतसाब कौन करेगा? आज तक तो ये एहतसाब एक्ट सामने लेके नहीं आए। जो असल शक्ल में एहतसाब एक्ट है ना, हम पीट रहे हैं ना, ख़ास तौर पे मेरे ख्वाजा मेहरान साहब हैं डुडियाल के, उन्होंने तो ये चार्टर डिमांड जब बन रहा था, उन्होंने कहा भई बाकी चीज़ें छोड़ो, मेरी तरफ से लिखो ये करप्शन किस तरह खत्म होगी और इनका एहतसाब किस तरह होगा। आज पौने 2 साल हो गए हैं, एहतसाब एक्ट क्यों नहीं ये लागू कर रहे? अपने लिए तो कोई पैमाना नहीं, दूसरे पे उँगली उठा रहे हैं, तो फिर भी जो उँगली उठा रहे हैं, हमने अपने हाथ बाँध के रखे हुए हैं प्राइस कंट्रोल एक्ट के अंदर।
हम तो जवाब दें, ये किसको जवाब दें? ये बताएँ पहले बात। सर बहुत शुक्रिया आपका वक़्त निकालने का हमारे इस छोटे से प्रोग्राम के लिए। बहुत मेहरबानी जनाब, थैंक यू।